Hello everyone, welcome to Ashant Academy. My name is Aditya and we are here for looking at page by page, chapter by chapter description of books written by Dr. P.S. Verma and Dr. V.K. Agrawal which are published by Ashant Publishing. इन बुक्स का डिस्कशन हम इन वीडियोस में कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इसको रेगुलर करिकुलम में इन बुक्स को पढ़ते हैं। हो सकता है कि आपको इन बुक्स को समझने में कहीं डिफ़िकल्टीज आती हों। सो Ashant Publishing has brought to you these videos for a quick and better understanding. We'll be bringing here page by page description for you and we will be explaining these with the help of some useful information as well. So आइए शुरू करते हैं हम चैप्टर 1। इसका कुछ पार्ट हम पहले भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप सब लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल्स की बनी होती है। जिस तरह से घर बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत पड़ती है, ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने के लिए सेल की ज़रूरत पड़ती है। और सेल अपने आप में एक लिविंग एंटिटी के तौर पर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने में कैपेबल है। इस बात का एग्जाम्पल है बहुत सारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपने अमीबा देखा होगा, पैरामीशियम देखा होगा, बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, वायरस के बारे में सुना होगा, अभी आजकल कोविड, सार्स वायरस। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिंगल सेल्ड हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल हैं। और ये बात हमें बताती है कि सेल फंडामेंटल यूनिट है लाइफ के लिए। सो उसी लाइन में जो पिछला वीडियो था इसमें हमने बात की थी कि व्हाट इज सेल, हाउ इट इज़ डिफाइंड, सेल थ्योरी क्या है, इन सब चीज़ों की बात की थी। अब हम उससे आगे का डिस्कशन करेंगे। सो हियर इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पहला पेज है। इसका कुछ पोर्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सेल थ्योरी, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम सेल के अंदर के डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं उन पर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो दिस विल बी मोस्टली अबाउट एनाटॉमी ऑफ सेल। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी ऑन एनाटॉमी ऑफ सेल। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एक सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से शुरू होता है, तो कोई भी सेल, उसमें एक आउटर बाउंड्री होती है, बाहरी बाउंड्री होती है, बाकी सब चीज़ें सेल के अंदर होती हैं। देयर कैन बी न्यूक्लियस, देयर कैन बी माइटोकॉन्ड्रिया, देयर कैन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, there can be Golgi bodies, but all these things are bounded by an outer membrane which is called as plasma membrane. So the same plasma membrane has been explained in the initial part of this video. Let us have a closer look at this on what authors say about plasma membrane. So plasma membrane occurs on all the cells on the outer surface. बाहर की तरफ आपको plasma membrane मिलती है। एंड स्ट्रक्चरली, अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें plasma membrane की, तो ये एक लिविंग पार्ट है सेल का। As far as it is dynamic, as far as it is having some activity, it will be considered as living. It is thin, delicate, elastic and selectively permeable. That's the most important thing. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। यानी कि ये सेल के चारों तरफ बाउंड्री तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल को बंद कर देती है चारों तरफ से। उसमें आने जाने का रास्ता भी है और आने जाने का जो रास्ता है वो सिलेक्टिव है। फ्यू थिंग्स कैन गो इनसाइड सेल, फ्यू थिंग्स कैन कम आउट ऑफ द सेल, बट नॉट एवरीथिंग। सो दिस मेक्स द सेल वेरी वेरी डायनामिक and also helps controlling the cell's functions. That is what is the structure of a plasma membrane. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये केवल सेल की बाहरी बाउंड्री पर ही नहीं होती है बल्कि सेल के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सेल प्रोकैरियोटिक हो सकती हैं, यूकैरियोटिक हो सकती हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर खुद भी न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं। तो एक सेल के अगर हम सारे पार्ट्स की बात करें, कई सारे पार्ट्स सेल में ऐसे भी होते हैं जिनमें सब जगह मेम्ब्रेन्स होती हैं। जैसे कि अगर हम इन जनरल देखें तो सेल के कुछ कॉमन पार्ट्स में आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर है देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स। सो मेनी ऑफ देम like ER, mitochondria, Golgi apparatus, lysosomes,
इन सब के बाहर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये तो सेल के क्या है, लिविंग पार्ट्स हैं। लेकिन सेल के अंदर कुछ नॉन लिविंग पार्ट भी होता है, ऐसा पार्ट भी होता है जिसमें लाइफ नहीं होती है, डायनेमिक फंक्शंस नहीं होते हैं। और वो नॉन लिविंग पार्ट कौन कौन से हैं? 3 नॉन लिविंग चीजें हैं जो सेल के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं: सेल वॉल, वैक्यूल्स एंड ग्रेन्यूल्स। नाउ you might not confuse between what is cell wall and what is a plasma membrane. ये काफ़ी स्टूडेंट्स को, काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। कई लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल वॉल समझ लेते हैं या सेल वॉल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ लेते हैं। सो यू शुड नो दैट एनी सेल will have some organelles inside it. If it is eukaryotic, it will have nucleus and lot of other things. So this outermost boundary which is made up of lipids की बनी होती है। Basically this is a lipid bilayer, आगे चलकर हम देखेंगे। ये एक लिविंग पार्ट है सेल का। लेकिन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा कुछ सेल्स में, not all the cells, some cells might have an additional layer outside. इसके बाहर एक एडिशनल लेयर हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सारी सेल्स में हो। कुछ सेल्स में एक एडिशनल लेयर होती है एंड दैट लेयर इज टर्म्ड एज सेल वॉल। प्लांट्स में बहुत प्रोमिनेंट होती है। प्लांट की जो सेल्स होती हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिक्रीट होने वाले कुछ केमिकल्स से बनती है। ऐसे ही बैक्टीरिया में भी होती है। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेल वॉल जो है वो सारी सेल्स में होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नॉट ऑल सेल्स विल हैव सेल वॉल, ओनली फ्यू सेल्स हैव दैट। लेकिन बाकी जो सेल्स हैं उनमें जरूरी नहीं है कि सेल वॉल प्रेजेंट हो। तो अब हम इसको देखने के बाद कि सेल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, थोड़ा सा क्विकली आगे चलते हैं। दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ दिया है और इसमें आपको बताया गया है कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सो यू कैन सी हियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली हैज़ लॉट ऑफ प्रोटीन्स इन इट एम्बेडेड विद इन। किस चीज़ के बीच में एम्बेडेड होते हैं? दे आर एम्बेडेड विद इन अ बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। लिपिड क्या है? बेसिकली लिपिड क्या है? ऑयल है। तो ऑयल की एक लेयर है और उस ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे 2 लेयर्स बनाकर एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो समझ लीजिए कि ऑयल की एक पतली लेयर और ऑयल की एक दूसरी लेयर, ये दोनों ऐसे चिपक गई हैं और इन्होंने एक पानी के सरफेस के ऊपर लेयर बना रखी है। अब इस लेयर में कुछ प्रोटीन्स भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लुक्स लाइक। कुछ इस तरह की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम आगे चलें तो हम इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखेंगे और हमें देखने को मिलेगा एक इम्पॉर्टेंट नाम, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन थे जिन्होंने पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पोटेंशियल मॉडल एक्सप्लेन किया था 1972 में। और इन्होंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, एक फ्लूइडिक नेचर की चीज़ होती है। इट इज़ नॉट सॉलिड, इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन लाइक पॉलीथीन, बट इट इज़ अ फ्लूइडिक, एक बहती हुई लिक्विड कवरिंग है। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वॉज गिवन बाई सिंगर एंड निकोलसन एंड ही ऑल्सो सजेस्टेड कि इसी बहते हुए इसी फ्लूइडिक मेम्ब्रेन में कुछ इंट्रिंसिक और कुछ एक्सट्रिंसिक, कुछ अंदर धसे हुए प्रोटीन होते हैं, कुछ बाहर की तरफ लगे हुए प्रोटीन होते हैं। तो पहली बार जो एग्जैक्ट मॉडल है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, पिछले पेज पर जो आपने ये मॉडल देखा, दिस बेसिकली केम आउट फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ सिंगर एंड निकोलसन, इसलिए उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा जाता है। Then we know that plasma membrane can do lot of functions. Plasma membranes का काम केवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना नहीं होता है, बल्कि कुछ रिएक्शंस भी कैटलाइज करती हैं, ट्रांसपोर्ट करने का, चीज़ों को अंदर बाहर करने का काम भी करती हैं। इसमें पंप्स भी होते हैं, कुछ फोर्सफुली एनर्जी खर्च करके चीज़ों को पंप करते हैं और साथ ही साथ रिसेप्टर्स भी होते हैं। एक सेल से दूसरी सेल की जो जान पहचान है, उससे जो बातचीत है, उसको करने का तरीका, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कुछ प्रोटीन्स की मदद से होता है। So these are some important functions which are highlighted here about the plasma membrane, and you can then read this small box out of your interest if you are keen to know that what are the advantages of selective permeability. So as I told you that there are enormously diverse functions of plasma membrane. The first function is protection, second function is
providing the cell to cell contact or cell to cell communication. Then there is a transport, another function. तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई फंक्शन है, उनमें से एक फंक्शन की यहाँ पर बात की गई है। पहला फंक्शन जो है इस पेज पर बताया गया है, डिफ्यूजन। So diffusion is a type of transport that occurs across the plasma membrane, and you know that very well. If you happen to spray some perfume sometimes, अगर आप कभी अपने रूम में परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे कि एक कॉर्नर पे परफ्यूम स्प्रे किया, दूसरे कॉर्नर तक जो है उसकी स्मेल चली जाती है। कैसे चली जाती है? Just because perfume will have high concentration of molecules at one end, but at other end there is no perfume molecule, so they will start moving from high concentration to low concentration. You can see in that video how a perfume spray will release those molecules and they will diffuse into a space, into diverse space. तो ये जो प्रोसेस है किसी मॉलिक्यूल के हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक जाने का, इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। और वही डिफ्यूजन यहाँ पर बताया गया है। गैसेस का डिफ्यूजन हो सकता है, परफ्यूम का डिफ्यूजन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हो सकता है। तो ये डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है और बाहर एक्सोप्लाज्म है, बाहर की चीज़ें हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर से कोई चीज़ निकलकर इस तरफ चली जाएगी अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट विल हेल्प इंटरैक्शन विद द एक्सटर्नल मैटर। इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो दिस हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड हियर। यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि एक बीकर में अगर आप कोई पिगमेंट डाल दें, इंक डाल दें, तो वो भी आप देखेंगे कि पूरे बीकर में फैल जाएगा। ऐसे ही रूम में मैंने जो स्प्रे की बात की वो भी एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। तो इसी तरह से सेल के अक्रॉस भी डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है, वो है ऑस्मोसिस। सो डिफ्यूजन तो सॉल्यूट के लिए है, यानी कि ऐसी चीज़ों के लिए जो पानी में घुली हुई हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो उसमें आयंस हैं, उसमें शुगर है, उसमें मिनरल्स हैं। सेल के अंदर से वो सारी चीज़ें डिफ्यूज़ हो सकती हैं। लेकिन एक और फिनोमिना है जिसमें वाटर ही मूव करता है। सो सपोज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दोनों तरफ पानी है, बोथ द साइड्स हैव एक्वस एनवायरनमेंट एंड देयर आर सम सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं जो एक तरफ ज़्यादा हैं, एक तरफ कम है। मान लीजिए कोई मिनरल है या कोई प्रोटीन है, और ये मेम्ब्रेन क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल है तो ये चीज़ें मूव नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इन ब्लैक वाले डॉट्स जो कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, इट इज़ नॉट अलाउइंग देम टू मूव। आइडियली तो इन्हें ऐसे मूव करना चाहिए था, इधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इधर कम है, तो इनको इधर मूव करना चाहिए था बाय डिफ्यूजन। लेकिन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होने नहीं दे रही है। डिफ्यूजन कुछ ही चीज़ों का हो सकता है। सो व्हाट इज अनदर ऑप्शन टू न्यूट्रलाइज द कॉन्सेंट्रेशन? अनदर ऑप्शन इज कि ये मेम्ब्रेन इस पानी को ही अलाउ कर दे। जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम है उधर से पानी कुछ इधर आ जाए, और जब इधर पानी बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। सो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब पानी मूव करता है, वाटर मूव करता है टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। और वो यहाँ पर इस पैराग्राफ में समझाया भी गया है और एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही बात एक्सप्लेन भी की गई है। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। जिधर गाढ़ा सॉल्यूशन है उधर पानी के मॉलिक्यूल्स जो है मूव करते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं। एक किशमिश लीजिए, किशमिश को पानी में डाल दीजिए डिस्टिल वाटर में, आप देखेंगे कि वो कैसी हो जाती है, वो स्वेल हो जाती है। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ऑस्मोसिस हो सकती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कभी कभी सेल के नेचर पर एक एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। वो यहाँ समझाया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर सेल में है और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का फिनोमेना जब हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेल या तो बहुत मोटी हो जाएगी, पानी अंदर चला जाएगा तो, या वो पतली हो जाएगी और सिकुड़ जाएगी। इनको कुछ साइंटिफिक टर्म्स दिए गए। Let's look at some of the cells here depending on where the cell has been kept. अगर एक सेल को, ये सेल है, सेल को आपने कैसे सॉल्यूशन में रखा? हाइपोटोनिक।
हाइपोटोनिक का मतलब होता है इट इज लेस डाइल्यूट, ये कम गाढ़ा है सेल के अंदर के सॉल्यूशन से। तो अब सेल का सॉल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा है, ये कम गाढ़ा है, तो क्या होगा, पानी कहाँ जाएगा, वेयर द वाटर विल मूव, इफ इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर विल मूव इनसाइड, वाटर अंदर जाएगा और सेल क्या होगी, स्वेल हो जाएगी। सो स्वेलिंग ऑफ सेल विल बी एक्सपीरियंस्ड इफ सेल इज केप्ट इन अ hypotonic solution. On the other hand, if cell is kept in the hypertonic solution, अगर सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तब क्या होगा। सो इफ यू हैव हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमारे पास है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उस सिचुएशन में बाहर की तरफ सेल का पानी जो है, सेल का वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, और जब बाहर की तरफ निकल जाएगा तो ये सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और आइसोटोनिक मीन्स देयर विल नॉट बी एनी मूवमेंट, तो ऑस्मोसिस किधर भी नहीं होगी, इक्वल फ्लो होगा दोनों तरफ एंड सेल विल रिमेन इन इट्स साइज। तो ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो सेल के हमें समझने थे इनिशियली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। द फर्स्ट वन वाज डिफ्यूजन एंड सेकेंड वन वाज ऑस्मोसिस, एंड वी लर्न दैट हाउ ऑस्मोसिस कैन अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। नाउ वी विल समराइज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बेसिक डिस्कशन स्टार्ट किया था, और हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल नेचर की होती हैं, लिपिड्स की बनी होती हैं और ये फ्लूइडिक है। इनके बीच बीच में ट्रांसपोर्टर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और ये कई सारे फंक्शंस जो हैं सेल को कन्फर करती हैं। उनमें से दो फंक्शंस के बारे में हमने बात की, एक डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। और हमने ये भी देखा कि ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में हो रही है, उससे सेल का शेप डिफाइन होता है। सेल जो है स्वेल हो जा रही है या कभी श्रिंक हो जा रही है या फिर एक नॉर्मल शेप में है, इट डिपेंड्स अपॉन द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। सो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। वी विल सी द रिमेनिंग थिंग्स, बची हुई चीज़ें जो हैं इस टॉपिक की वो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे इसी वीडियो के। एंड आई होप अंटिल देन यू विल रीड दिस वंडरफुल बुक। आप इस बुक को पढ़ना जारी रखेंगे और आपके साथ कंपेनियन बन के हम एक बार फिर इन वीडियोस को लेकर आएंगे, ताकि आपका पेज बाय पेज डिस्कशन जो है वो जारी रहे और आप अपनी पढ़ाई करते समय इन वीडियोस की मदद से और अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। सो you can subscribe, like and share this channel, and you can always come back to us for learning more and more deeper along with this book from S. Chand Publishing. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.